नेपाल में एक लड़की होती है, उसका नाम होता है खयाती श्रेष्ठा। उसके पास एक एसएमएस आता है और एसएमएस में लिखा होता है कि वुमेन मैगजीन में तुम्हारी 20,000 रुपये की लॉटरी लगी है और साथ ही साथ तुम्हें पोखरन की टिकट दी जाएगी घूमने के लिए, जो काफ़ी फेमस जगह होती है नेपाल की। अब खयाती श्रेष्ठा काफ़ी खुश हो जाती है कि उसकी लॉटरी लगी है। ये बात वो अपने माँ बाप को बताती है, वो भी काफ़ी खुशी का इजहार करते हैं। इसके बाद ख्याति श्रेष्ठा के पास एक महिला की कॉल आती है और वो भी एसएमएस वाली बात दोहराती है कि तुम्हारी 20,000 रुपये की लॉटरी लगी है और साथ ही साथ तुम्हें पोखरन की टिकट भी दी जाएगी, जो नेपाल की काफ़ी फेमस जगह है, पिकनिक स्पॉट है। इसके बाद वो महिला एक एड्रेस देती है ख्याति श्रेष्ठा को कि कल तुम इस जगह पर आना और अपनी जीती हुई धनराशि कलेक्ट कर लेना, साथ में टिकट भी मिल जाएगी। अब वो उसे बताती है कि इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो अगले दिन खयाती श्रेष्ठा जब अपने घर से निकलती है तो अपने माँ बाप को ये बात बता के जाती है कि वहाँ उस टिकट वाले प्रोसेस में इनाम की धनराशि में थोड़ा वक्त लग जाएगा, आप लोग फिक्र ना करना। अब वो लड़की जब वहाँ खयाती श्रेष्ठा पहुँचती है बताए हुए एड्रेस पर, तो उसे वही महिला मिल जाती है। वो महिला उसका वेलकम करती है और उसे लेके एक अपार्टमेंट में जाती है। जब वो अपार्टमेंट में पहुंचती है खयाती श्रेष्ठा, तो उसे सामने एक कुर्सी पे बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। वो व्यक्ति बड़े ही प्यार से उसे वहां बैठालता है और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। खयाती श्रेष्ठा कोल्ड ड्रिंक पीती है और इधर खयाती श्रेष्ठा के माँ बाप जब वो घर नहीं लौटती है, काफ़ी रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तो वो थोड़ा परेशान होते हैं कि मेरी बेटी घर नहीं आई है अभी तक। उसके बाद जब वो खयाती श्रेष्ठा का मोबाइल नंबर डायल करते हैं तो नंबर बंद आता है। इसके बाद खयाती श्रेष्ठा के पापा के नंबर पर एक मैसेज आता है, कॉल आती है कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया गया है, अगर उसे सही सलामत और जिंदा वापस देखना चाहते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए फिरौती देने होंगे। अब खयाती श्रेष्ठा के माँ बाप जब ये बात सुनते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस किडनैप करने वाले ने उन्हें साफ साफ लिख दिया था कि अगर तुम पुलिस में जाके अगर तुमने कंप्लेंट दर्ज कराई तो तुम्हारी बेटी तुम्हें जिंदा देखने को नहीं मिलेगी। अब वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनकी इकलौती बेटी होती है खयाती श्रेष्ठा, तो वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं और 10 लाख रुपयों का इंतज़ाम करने लग जाते हैं। वो इधर इंतज़ाम कर रहे होते हैं, उधर वो किडनैप करने वाला व्यक्ति उन्हें एक एड्रेस सेंड करता है और ये कहता है तुम्हें नेपाल में एक जगह है बुटवाल, वहाँ ये 10 लाख रुपए लेके आने हैं और अकेले आना है, पुलिस वालों को साथ नहीं लाना है, वरना तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो लोग खयाती श्रेष्ठा के माँ बाप साथ में उनके घर का एक नौकर होता है जिसका नाम रामू होता है, वो साथ पहुँचते हैं 10 लाख रुपए लेकर बुटवाल। जब वो बुटवाल पहुँच जाते हैं, वहाँ खड़े होके उस किडनैप करने वाले व्यक्ति के पास मैसेज या कॉल करते हैं, तो वो उन्हें कुछ देर वहाँ खड़े रहने के लिए कहता है। बाद को वो मैसेज करता है कि पैसे मुझे यहाँ नहीं चाहिए, अब ये पैसे लेकर तुम नेपाल में एक जगह है चितवन, वहाँ पहुँचो। अब वो लोग चितवन जाते हैं। चितवन की दूरी बुटवाल से होती है 160 किलोमीटर। अब वो दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं। जब चितवन में पहुँच जाते हैं तो वो फिर उनके पास मैसेज करता है कि मुझे पैसे यहाँ नहीं चाहिए, अब ये मुझे पैसे चाहिए सुनौली में, नेपाल की एक जगह होती है। अब उस लड़की के माँ बाप और साथ में वो नौकर सुनौली पहुँचते हैं और ये भी दूरी 150 किलोमीटर होती है। इसके बाद जब वो सुनौली पहुँच जाते हैं तो वो फिर किडनैप करने वाले व्यक्ति के पास कॉल करते हैं कि हम सुनौली में आ गए हैं और ये आप अपने पैसे ले लो और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। उसके बाद वो किडनैप करने वाला व्यक्ति उनके पास फिर कॉल करता है कि अब ये पैसे मुझे यहाँ नहीं, ये पैसे चाहिए दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग पड़ता है इंडिया में। अब वो लोग परेशान होते हैं कि इतना सारा पैसा लेके मैं बॉर्डर कैसे क्रॉस करूं, लेकिन वो कैसे ही ना कैसे इंडिया पहुंचते हैं दार्जिलिंग। और सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी होती है 600 किलोमीटर। अब वो लोग जब दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं, तब दार्जिलिंग में पहुंचने के बाद वो फिर कॉल करते हैं कि अपने पैसे ले लो और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अब किडनैप करने वाला व्यक्ति फिर से उन्हें मना करता है और ये कहता है अब ये पैसे लेके तुम नेपाल में वापस जाओ। नेपाल में एक जगह होती है काकरभिट्टा। अब काकरभिट्टा और
दार्जिलिंग की दूरी होती है 100 किलोमीटर। वो लोग फिर से वापस जाते हैं नेपाल, और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो किडनैप करने वाला व्यक्ति एक होटल का एड्रेस देता है कि तुम यहाँ पहुँचो और एक जगह या एक व्यक्ति को ये पैसे दे देना। अब वो लोग अपने उनके साथ जो नौकर होता है रामू, उसे पैसे देते हैं, और उनके अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि जैसे ही ये पैसे पहुँचेंगे और मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। रामू जब पैसों से भरा बैग लेकर उस होटल में जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो वापस आता है तो वो खाली हाथ होता है, उसके साथ उनकी बेटी खयाती श्रेष्ठा नहीं होती है। इसके बाद जब वो देखते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं मेरी बेटी उधर मेरे घर पहुँचे, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो जब लोग काकरभिट्टा से निकलते हैं, अब ये लोग रहने वाले होते हैं काठमांडू के। अब काकरभिट्टा से काठमांडू की दूरी होती है 450 किलोमीटर। अब ये लोग परेशान थके हारे, लेकिन बेटी के प्यार में ये सब कुछ भूल जाते हैं और पहुंचते हैं जब काठमांडू। काठमांडू पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें अपने घर पर ताला लगा नजर आता है, वहाँ उनकी बेटी नहीं पहुंचती है खयाती श्रेष्ठा। इसके बाद ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर बेटी घर क्यों नहीं आई। अब ये उस नंबर पर एसएमएस करते हैं जो अभी तक किडनैपर जिस नंबर से बात कर रहा होता है, एसएमएस करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर ये लोग कॉल करते हैं तो पता लगता है नंबर ही स्विच ऑफ है। अब ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी बेटी भी इनके हाथ नहीं आई थी और इनके पास से 10 लाख रुपए भी जा चुके थे। अब ये लोग फैसला करते हैं कि अब हम पुलिस में जाएंगे और पुलिस में जाके ये कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। अब नेपाल पुलिस जब इस बात की तहकीकात आगे बढ़ाती है तो वो इन दो लोगों से पूछती है कि किसी के ऊपर तुम लोगों को शक है, तो ये लोग मना कर देते हैं। अब पुलिस वाले जब उनसे पूछते हैं कि जब तुम काकरभट्टा में पैसे देने गए थे उस किडनैपर को, तो तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक हुआ, कोई तुम्हें संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा? तब वो श्रेष्ठी ख्याति श्रेष्ठा की माँ कहती हैं कि मुझे वहाँ एक व्यक्ति दिखाई पड़ा था, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। तो पुलिस वाले पूछते हैं कौन व्यक्ति था वो? तो वो बताते हैं उस व्यक्ति का नाम है बीरेन श्रेष्ठा। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बीरेन श्रेष्ठा कौन है? तो वो बताती हैं कि कुछ साल पहले जब मैं किराए के घर में रहती थी तो मेरा मकान मालिक यही बीरेन श्रेष्ठा था और मैं इसी के घर में रहती थी। बीरेन श्रेष्ठा एक टीचर है और इसने मेरी बेटी खयाती श्रेष्ठा को कोचिंग भी पढ़ाई है घर पर मेरे अनुरोध करने के बाद। अब पुलिस वाले जब बीरेन श्रेष्ठा की कुंडली निकालते हैं और पता करते हैं तो दरअसल ये अपना जो इसका घर होता है, ये घर बार छोड़कर कहीं जा चुका होता है। इसने अपना घर बेच दिया होता है। इसने घर इसलिए बेचा होता है बीरेन श्रेष्ठा ने कि इसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। अब ये जुए में अपना सब कुछ हार जाता है, इसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो जाता है। जब कर्जे वाले इसे परेशान करते हैं तो ये पैसे दे नहीं पाता है, हत्ता कि ये अपना घर तक बेच देता है। अब ये इसकी ये जानकारी निकलती है। उधर पुलिस वाले हर संभव प्रयास करते हैं कि खयाती श्रेष्ठा कहीं मिल जाए। अब खयाती श्रेष्ठा नहीं मिलती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि कहीं कटा हुआ हाथ मिला है तो कहीं कटा हुआ पैर मिला है। अलग अलग जिस्म के टुकड़े मिल रहे थे पुलिस वालों को। 15 किलोमीटर के दायरे में ये छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को उस बॉडी का सर नहीं मिल रहा होता है। आखिर जब ज़्यादा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस लाश का सर भी मिलता है, लेकिन सर इतनी तरह से कुचला या डैमेज किया गया था, उस सर की पहचान नहीं हो पा रही थी। अब इधर पुलिस वाले परेशान होते हैं। जब वो ज़्यादा सर्च करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बीरेन श्रेष्ठा काठमांडू में ही एक किराए के घर पे रह रहा है। जब पुलिस वाले दबिश देते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं। अब जब बीरेन श्रेष्ठा को पकड़कर सामने लाया जाता है तो वो पहले बताता, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इस तारीख को तुम कहाँ गए थे? तो जब रॉबरी के ये लोग पैसे देने गए तो उस तारीख को बीरेन श्रेष्ठा कहता है मैं बाहर था। लेकिन पुलिस वाले जब उसे सबूत दिखाते हैं तो वो फंस जाता है अपनी बात में, गोल मोल घुमाने लगता है। लेकिन पुलिस वाले जब पुलिसिया रवैया इख्तियार करते हैं तो वो तोते की तरह बोलने लग जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अरेस्ट तुमने खयाती श्रेष्ठा को किडनैप क्यों किया?
तब वो बताता है कि मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, मेरे ऊपर कर्जा हो गया था, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट किया, वो सॉरी, मैंने उसे किडनैप किया। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि खयाती श्रेष्ठा के घर पर इतने पैसे हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं? तब वो बताता है कि एक दिन मुझे अचानक से पता लगा कि खयाती श्रेष्ठा और उसकी फैमिली इसी काठमांडू शहर में रहती है। अब मुझे पता था कि मैं खयाती श्रेष्ठा को जानता हूँ, उसके माँ-बाप को जानता हूँ, तो ऐसे ही नॉर्मली मैं इनके घर पर मिलने चला गया। इन लोगों ने बड़े तमीज़ और कायदे से मुझे अपने घर पे बिठाया और बातों ही बातों में जब मुझे पता लगा कि खयाती श्रेष्ठा अच्छे नंबरों से पास हुई है 10th के क्लास में, तो इन लोगों ने बताया कि अब मैं अपनी बेटी को विदेश पढ़ने भेज रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि विदेश जाने के लिए तो काफ़ी सारा पैसा चाहिए, काफ़ी सारा खर्चा होगा। तो खयाती श्रेष्ठा के पापा ने बताया था कि पैसों की मेरे पास कोई समस्या नहीं है। इसके बाद मुझे ये लगा कि क्यों ना पैसों की जुगाड़ यहीं से कर ली जाए, शायद ये मांगने से तो इतने रुपए देंगे नहीं। इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, वो लड़की कहाँ है, खयाती श्रेष्ठा? अब वो बताता है कि जैसे ही वो लड़की मेरे पास आई थी, उस लड़की के माध्यम से मैंने उसे अपने पास बिठाया था और वो मुझे देखकर चौंक गई थी कि मैं यहाँ कैसे हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं उससे मिला था। जब खयाती श्रेष्ठा ने मुझसे पूछा कि सर आप इस मैगज़ीन में कब से काम करने लगे? तो वो बताता कि मैंने उसे बताया कि मैंने मास्टरी की नौकरी छोड़ दी है, अब इस मैगज़ीन में ही मैं काम करता हूँ। तो मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की थी और उसने भरोसा जताते हुए वो कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, इसलिए वो उसे पीते ही बेहोश हो गई थी और कुछ घंटों के बाद ही मैंने खयाती श्रेष्ठा का कत्ल कर दिया था और इसके बाद उसकी बॉडी के छोटे-छोटे टुकड़े किए थे और एक जगह पे ना फेंक कर वो टुकड़े 15 किलोमीटर के दायरे में फेंके थे। वो इसलिए कि शायद पुलिस वाले इस लाश को कभी जोड़ ही ना पाएँ ये किसकी लाश है। अब ये बात जब मीडिया के माध्यम से नेपाल के आम लोगों को पता लगती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क जाता है। इसके बाद इस व्यक्ति बीरेन श्रेष्ठा के ऊपर केस चलता है और साथ ही साथ उस महिला के ऊपर भी केस चलता है, जिसने खयाती श्रेष्ठा से एसएमएस से बात की थी या कॉल करके बात की थी और उसे रिसीव भी किया था कि तुम्हारी लॉटरी लगी है। इनके ऊपर जब मुकदमा चलता है तो 1 साल के अंदर फैसला आता है और बीरेन श्रेष्ठा को 39 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही साथ उस महिला को भी सज़ा सुनाई जाती है, उस महिला को 20 साल की सज़ा होती है। आज की कहानी में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।